जय हिंद फ्रेंड्स। लास्ट सिलेबस इंट्रोडक्शन होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। पिछली वीडियोस के अंदर हमने शुरुआत करी थी एचएपी के सिलेबस से। एचएपी के सिलेबस को हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किया था। उसके बाद हमने वीडियो बनाई थी फार्मास्यूटिक्स 1 के ऊपर। उसके बाद एनालिसिस के ऊपर लेटेस्ट वीडियो इस टाइम हमारे चैनल के ऊपर आ चुकी है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स है और आपकी जो मैथ और बायो है वो ऑप्शनल है, तो उसके ऊपर हम नहीं जाने वाले। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे यूनिवर्सिटी के जिस पे एग्जाम होंगे, हम इन 4 सब्जेक्ट्स के बारे में ही बात करेंगे। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी मेरी, जिसमें मैंने बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन किया था, वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था, जब मैंने वहाँ पर आपके साथ सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करे थे कि हम फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर किन किन सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। अब वहाँ पर मैंने बताया था कि इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन जहाँ पर यूज़ ना हो। उसके अलावा जो हमारी केमिस्ट्री बचती है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पर अगर हम पहले यूनिट 1 की बात करते हैं, यूनिट 1 में आती है इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। इसमें हम पहले बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। फार्माकोपिया से हम पहले ही समझ चुके हैं, मैंने आपको एनालिसिस वाले टॉपिक के अंदर या फिर फार्मास्यूटिक्स की अगर आपने वीडियो देखी है, उनमें दोनों में समझाया था कि फार्माकोपिया होती क्या है। फार्माकोपिया यहाँ पर एक स्टैंडर्ड बुक होती है जिसके अंदर ड्रग्स की जो फॉर्मुलेशंस होती हैं वो गिवन होती हैं। अलग अलग तरह की फार्माकोपिया होती है। इंडियन फार्माकोपिया जिसको हम आईपी बोलते हैं, एक होती है हमारे पास यूएसपी, एक होती है हमारे पास यूएसपी, एक होती है हमारे पास बीपी। तो यूएसपी क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया। आईपी इंडियन फार्माकोपिया। और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ एक चीज़। फार्माकोपिया की जो डिटेल वर्जन होगी वो आपको इनऑर्गेनिक के अंदर पढ़नी है। एनालिसिस फार्मास्यूटिक्स में आप कम प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन फार्माकोपिया के ऊपर 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है इनऑर्गेनिक की तरफ से। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको फार्माकोपिया समझनी होगी। और अगर हम यहाँ पर हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो पहली फार्माकोपिया एक आई थी बंगाल फार्माकोपिया 1844 के अंदर। तो अगर यहाँ पर मैं इस चीज़ को हाईलाइट करता हूँ, तो हिस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1844 ये नंबर जो है ये इम्पोर्टेंट है फार्माकोपिया के केस में। तो 1844 के अंदर बंगाल फार्माकोपिया आई थी। इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बनी थी 1948 में। 1948 के अंदर जो चेयरमैन थे वहाँ पर वो डॉक्टर BN घोष थे। उसके बाद आप यहाँ पर पढ़ोगे कि इंडियन फार्माकोपिया के एडिशन जो आते हैं, फर्स्ट एडिशन कब आया? 1955 में आया। उसके बाद सेकंड एडिशन कब आया? 1966 में आया। तो ऐसे आप थर्ड एडिशन, उसके सेकंड वॉल्यूम, फोर्थ के सेकंड वॉल्यूम, फिफ्थ थर्ड वॉल्यूम, ये चीज़ें आप डिटेल में पढ़ोगे। फर्स्ट एडिशन सेकंड एडिशन के बारे में, टाइटल्स को क्या चेंजेस करे गए थे एडिशन के अंदर, क्या स्पेसिफिक अपडेट्स हुए थे, ये सब आपको पढ़ना होगा। उसके बाद ब्रिटिश फार्माकोपिया आप पढ़ोगे, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया आप पढ़ोगे, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया आप पढ़ोगे। फिर फार्माकोपिया की जो डिस्क्रिप्शन आती है। अब यहाँ पर मैं आपको इतनी डिटेल के अंदर इस टॉपिक को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम क्लासेस कंडक्ट करेंगे तब यहाँ पर आपको डिटेल वर्जन ही पढ़ना होगा इनऑर्गेनिक के अंदर। तो फार्माकोपिया में पहले जनरल नोटिस, उसके बाद मोनोग्राफ, उसके बाद अपेंडिसेस, तो ये चीज़ें आती हैं। अब मोनोग्राफ के अंदर भी पहले टाइटल आता है, सिनोनिम्स आते हैं, केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं, केमिकल नेम्स, कैटेगरी, डोजेज, डिस्क्रिप्शन, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब हमने फार्माकोपिया की बात कर लिया है, हमने समझ लिया कि हम क्या पढ़ेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। अब सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, पहली बात तो ये है कि इम्प्योरिटीज़ होती क्या है। इम्प्योरिटीज़ कोई भी ऐसी सब्सटेंस हो सकते हैं जिनका कोई थेरेप्यूटिक इस्तेमाल नहीं है, वो आ गए हैं लेकिन वो हमारी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर रहे हैं ड्रग्स की। और इम्प्योरिटी अब क्या नुकसान कर रही है कि हमारा जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट होगा ड्रग का वो कम कर देगी, या फिर कोई टॉक्सिक इफेक्ट दिखा सकती है, या फिर हमारे ड्रग्स की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है उसे चेंज कर दे। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि हम सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह की इम्प्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, टाइप्स की बात कर रहे हैं। तो क्या टाइप्स होने वाली हैं इम्प्योरिटीज़ की। अब अगर हम सोर्सेज की बात करते हैं तो बेसिक सोर्सेज आप सबको पता होगा, काफ़ी कॉमन है। ह्यूमिडिटी एक इम्प्योरिटी का काम करती है। कलरिंग या फिर कोई फ्लेवरिंग एजेंट हो गए, वो आपका इम्प्योरिटी का काम करते हैं। इम्प्योरिटी रॉ मटेरियल के अंदर हो सकती है जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर हम कोई रिएजेंट यूज़ करते हैं। तो अगर वो वाटर टैप वाटर है तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज हो सकती है, जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन होता है। अब टैप वाटर के अंदर से भी हमारे को इम्प्योरिटी मिल सकती है। तो ये सारे सोर्सेज हो गए कि सोर्स क्या है इम्प्योरिटी का। उसके बाद आता है यहाँ पर आपके पास प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन दी लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक, लेड एंड हैवी मेटल्स। उसके बाद मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट, इंपॉर्टेंट है। मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट आते हैं। अब पहले तो यार ये समझो कि लिमिट टेस्ट क्या होते हैं। अब लिमिट टेस्ट हम इनऑर्गेनिक के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। लिमिट टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। लिमिट टेस्ट की मदद से हम बेसिकली ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ किसी इम्प्योरिटी को, जो हमारे कंपाउंड के अंदर या सब्सटेंस के अंदर कोई इम्प्योरिटी है तो हम उसे आइडेंटिफाई कर पाएँ। उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम लिमिट टेस्ट बोलते हैं।
अब क्लोराइड का, सल्फेट का, आयरन का, आर्सेनिक का, लेड का, ये जितने भी हैवी मेटल्स हैं इनका हमें लिमिट टेस्ट परफॉर्म करना है। अब अगर मैं आपको बेसिक एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ लिमिट टेस्ट का, हम यहाँ पर लिमिट टेस्ट की बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको लिमिट टेस्ट की बात बताता हूँ तो यहाँ पर आपको पहले लिखनी होगी रिएक्शन जो होती है, रिएक्शन लिखनी होगी। अब अगर हम क्लोराइड की बात कर लेते हैं तो क्लोराइड की रिएक्शन होगी प्रिंसिपल रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका प्रोसीजर, प्रोसीजर आपको यहाँ पर लिखना होगा। प्रोसीजर के अंदर भी हम दो चीज़ें देखते हैं। प्रोसीजर में एक होता है टेस्ट सॉल्यूशन और दूसरा होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो हम इन दोनों की प्रिपरेशन देखने वाले हैं। वैसे ही आयरन की बात करें, आर्सेनिक की बात करें तो यहाँ पर पहले आता है आपका प्रिंसिपल, उसके बाद आती है आपकी रिएक्शन, उसके बाद आता है आपको प्रोसीजर। तो हमें ये तीन चीज़ों को लेकर हम इन सारे कंपाउंड्स की लिमिट टेस्ट परफॉर्म करेंगे और हम इन्हें डिटेल में देखने वाले हैं जब हम लेक्चर्स कंडक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, अब आप सिलेबस में ये लाइन पढ़ सकते हो, ऐसे फॉर द कंपाउंड्स सुपरस्क्रिप्टेड विद एस्टरिस्क, जिससे हम इस सिंबल को बोलते हैं, प्रॉपर्टीज एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंगिंग टू द फॉलोइंग क्लासेस। अब इसका स्टेटमेंट का क्या मतलब है और ये पीसीआई ने यहाँ पर इसे इंक्लूड क्यों करा है। अब ये देखो कि जितने भी, अगर मैं यहाँ पर आपको सिलेबस दिखाता हूँ, अब आप यहाँ पर नोट करना, जिन भी कंपाउंड्स पे एस्टेरिस्क लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए अब ये क्लोराइड आता है, सोडियम क्लोराइड, उसके बाद आप ये देख सकते हो कैल्शियम ग्लूकोनेट पे भी एस्टेरिस्क लिखा हुआ है। उसके बाद हम अमोनियम क्लोराइड को यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर भी एस्टेरिक गिवन है। उसके नीचे चलें थोड़ा तो अब यहाँ पर और देख सकते हो। तो ये जितने भी कंपाउंड हैं जिस पे ये मार्क गिवन है, उन सब की हमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऐसे, इन सब कंपाउंड्स को हमें ऐसे पता होना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनका मेडिसिनल यूज़ क्या है एज ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हमें मेडिसिनल यूजेज और प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं सेकंड यूनिट के ऊपर। फर्स्ट यूनिट के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट की अब हम बात करते हैं। सेकंड यूनिट में आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले हम बात करेंगे एसिड्स, बेसिस एंड बफर्स। अब एसिड, बेस और एक बफर, ये तीन हमें वर्ड सुनाई दे रहे हैं। एसिड का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, एसिड्स की काफ़ी सारी डेफिनेशंस और इनकी जो थ्योरीज थी वो मैंने डिस्कस आपके साथ करी थी। एसिड में हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, बेसिस में हम हाइड्रोक्साइड आयन की बात करते हैं, OH की बात करते हैं। और बफर क्या होता है, बफर वो होता है जो पीएच को चेंज नहीं होने देता। अगर हमें कोई दवाई बनानी है तो हमें उसके अंदर बफर एजेंट डालना होगा। अगर बफर एजेंट नहीं डालेंगे और उसकी पीएच चेंज हो जाती है ड्रग की, तो उसकी थेरेप्यूटिक इफेक्ट के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट चेंज हो सकता है। तो एक पीएच मेंटेन रहे जिसकी वजह से जो हमारी ड्रग है, अगर हम बॉडी में जाती है, वो जीआईटी के अंदर जाती है, वहाँ पर पीएच अलग होता है, तो उसके साथ मैच कर पाए, इसलिए हम बफर एजेंट डालते हैं। अब हम यहाँ पर बफर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर पहले पढ़ेंगे, यहाँ पर पहला टॉपिक आता है आपके पास बफर इक्वेशन। बफर इक्वेशन में हम बेसिकली यार बात करेंगे हेंडरसन हेज़लबैच इक्वेशन की, जिसमें आप पीएच की ही बात कर रहे हो कि पीएच बनता कैसे है। तो पीएच का ये फॉर्मूला होता है पीएच पी के ए, जो हम यहाँ पर लिखते हैं पीएच पी के प्लस लोग, और उसके बाद आता है आपका कंसंट्रेशन। तो A/HA की हम यहाँ पर बात करेंगे। इसकी डेरिवेशन होने वाली है, कैसे बनता है, H और A की हम बात करेंगे। उसके बाद KA लगता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, तो हम बफर इक्वेशन की बात करेंगे। 5 मार्क्स के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं बफर कैपेसिटी की। इन जनरल यहाँ पर लिखा हुआ है कितना बफर सोल्यूशन चाहिए हमें जिससे हम पीएच चेंज ना होने दें। तो वो एक कैपेसिटी है कि कितनी कैपेसिटी है बफर की, एक बफर की, कि वो किस रेंज तक पीएच को मेंटेन कर सकता है। इन जनरल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। फिर बफर्स इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम प्रिपरेशन, उनकी स्टेबिलिटी, बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब आइसोटोनिक यहाँ पर एक नया वर्ड आया है। अब सब बच्चों को नहीं पता होगा कि आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं इस आइसोटोनिक वर्ड को। अब आइसोटोनिक समझिए कुछ इस तरीके से कि हमारे जो ब्लड की टोनिसिटी होती है, जो हमारे ब्लड की टोनिसिटी है, कंसंट्रेशन है, अगर हम बात करते हैं तो वो है 0.9। तो हमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि 0.9% पे वो है। इसको हम वेट बाय वॉल्यूम लिखते हैं NaCl की। तो ये हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिसिटी हमें मेंटेन करके रखनी है। अगर 0.9 से कम है तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन जाता है। अगर 0.9 से ज़्यादा है तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनता है। तो हमें बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की हम बात करेंगे जिसकी कंसंट्रेशन होती है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl। उसके बाद है यहाँ पर मेजरमेंट्स ऑफ टोनिसिटी। मेजरमेंट के लिए 3 मेथड्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्रायोस्कोपिक मेथड आता है, क्लास 1 का है, हीमोलिटिक मेथड है और NaCl इक्विवेलेंट मेथड है।
अब इन 3 मेथड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लासेस के अंदर। अभी यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि हम टोनिसिटी के 3 मेथड्स होते हैं, क्रायोस्कोपिक, हिमोलिटिक और NaCl इक्विवेलेंट मेथड। डिटेल में हम इन्हें क्लासेस में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कैलकुलेशंस एंड मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी। अब यहाँ पर हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें 3 क्लासेस की हम बात करेंगे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। क्लास 1 में 2 मेथड्स आते हैं, NaCl इक्विवेलेंट मेथड और क्रायोस्कोपिक मेथड। क्लास 2 के अंदर आपका मेथड आता है एक वाइट विंसेंट मेथड। क्लास 3 में हम LISO मेथड की बात करेंगे। तो ये सारे मेथड्स हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। एसिड, बेसिस एंड बफर्स यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है मेजर, एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। उसमें हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन द रिप्लेसमेंट थेरेपी, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड ओरल रिहाइड्रेशन सोल्ट, जिसे हम ORS बोलते हैं। उसके बाद फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। अब पहले तो यही समझो कि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स हम बात करें तो क्या होती हैं। इंट्रासेलुलर, इंट्रा मतलब इनसाइड, सेलुलर मतलब सेल, तो सेल के इनसाइड जो फ्लूइड प्रेजेंट है तो वो होती है इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर, जैसे वेस्कुलर हो गई, इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स हो गई, तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स हैं। अब उसमें भी फंक्शंस ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस, कुछ 6-7 फिजियोलॉजिकल आयंस की हम यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन और बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट की हम बात करेंगे। फिजियोलॉजिकल आयन के अंदर मान लीजिए सोडियम है, तो हम पहले इसका देखेंगे सोर्स क्या है। मान लीजिए टेबल सोल्ट है या फिर बेकिंग सोडा है, तो ये हो गया सोर्स। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब्ड क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलरली होता है। फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है एसिड बेस के बीच में, ट्रांसमिशन, नर्व्स की ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। तो ये सब इसके फिजियोलॉजिकल रोल हो गए। उसके बाद डिसीजेज क्या होती हैं, 2 डिसीजेज के अंदर आती हैं, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया मतलब लो सीरम जो सोडियम लेवल होता है, और हाइपरनेट्रीमिया हाई सीरम सोडियम लेवल होता है। वैसे ही उसके बाद हम पोटेशियम देखेंगे, पोटेशियम का सोर्स क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, फिजियोलॉजिकल रोल्स क्या हैं और डिसीजेज क्या क्या होती हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन द रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसे हम कॉमनली इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं। अब एक बॉडी मैकेनिज्म होता है जिसकी मदद से हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बैलेंस होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होना एक नॉर्मल मैकेनिज्म है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन एक डिसीज़ कंडीशन के अंदर अगर मान लीजिए आपको फीवर बहुत टाइम तक है या फिर सीवियर वोमिटिंग लगी हुई है, आपका काफ़ी सारे जो वाटर होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनका लॉस हो जाता है बॉडी में से। अब उस कंडीशन के अंदर हमें लूज इलेक्ट्रोलाइट एडमिनिस्टर करने होंगे आपकी बॉडी के अंदर अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन के अंदर, और उनकी टोनिसिटी सेम हो। इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट्स जो यूज़ करते हैं वो सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम ग्लूकोनेट हो गया और ORS होता है, इसे हम एडमिनिस्टर करते हैं। अब जैसे कि आपके सिलेबस के अंदर गिवन है, सोडियम क्लोराइड ये लिखा हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड है, कैल्शियम ग्लूकोनेट है और ORS है, तो इन्हें हम एडमिनिस्टर करते हैं। अब हम सोडियम क्लोराइड के बारे में अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो हम किस तरीके से इसके अंदर पढ़ेंगे। सोडियम क्लोराइड हो गया, पहले हम इसकी प्रिपरेशन देखेंगे, प्रिपेयर कैसे होता है, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, उसके बाद हम इसके एस्से की बात करेंगे। अब एस्से यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड का इसमें एस्टेरिक मार्क गिवन है, एस्टेरिक मार्क गिवन है तो हम एस्से पढ़ेंगे, एस्टेरिक मार्क गिवन नहीं है तो हम एस्से यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते। एस्से के बाद हम यहाँ पर यूजेज देखते हैं कि NaCl के यूजेज क्या क्या हैं। अब ये तो NaCl की बात थी, KCl की बात करते हैं तो KCl के अंदर प्रिपरेशन देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उसके बाद यूजेज। ऐसे हम यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड का नहीं देखने वाले। वैसे ही कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में बात करेंगे और ORS के बारे में बात करेंगे। ORS के बारे में आपको थोड़ी जानकारी मैं दे देता हूँ कि ORS क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्ट। ORS का एक फॉर्मूला होता है, इसे हम कम्बिनेशन के अंदर यूज़ करते हैं। इसमें आपका NaCl आता है, उसके बाद आपका KCl आता है, इसके अंदर KCl हो गया, और उसके बाद H2O आता है, वाटर आता है। उसके अलावा यहाँ पर ट्राई सोडियम सिट्रेट डाईहाइड्रेट और एनहाइड्रस ग्लूकोज आता है। अलग अलग इसकी क्वांटिटीज़ होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे लेटर वीडियोस के अंदर। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम डेंटल प्रोडक्ट्स की। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डेंटिफ्राइसिस की, उसके बाद रोल ऑफ फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैराइज, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स के बारे में बात करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड और जिंक यूगिनल सीमेंट के बारे में हम बात करेंगे। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डेंटिफ्राइसिस होते क्या है। डेंटिफ्राइज एक मटेरियल होता है जो क्लीन करता है टूथ को, और एडजेसेंट जो गम्स होती हैं उसे क्लीन करने के लिए जो एक कंपाउंड हम यूज़ करते हैं। टीथ क्लीनिंग के अंदर बेसिकली आप इसे समझो कि टीथ को क्लीन करने के लिए हम डेंटिफ्राइसिस का यूज़ करते हैं। अब ये पेस्ट की फॉर्म में हो सकते हैं, टूथ पाउडर की फॉर्म में हो सकते हैं, जेल्स की फॉर्म में हो सकते हैं। लेकिन इनका एक ड्रॉबैक भी है कि हम जो कैविटीज़ के अंदर जो सरफेस होता है
वहाँ पर इसको क्लीन नहीं कर सकते। हम आउटर सरफेस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। एब्रेसिव प्रॉपर्टी होती है इसकी, क्लींजिंग एक्शन होता है। अब ये तो मैंने बात करी डेंटिफ्राइज की। अब अगर इसके अंदर मैं फ्लोराइड ऐड कर दूं और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ जाएं तो ये मेडिकेटेड डेंटिफ्राइज हो जाता है। तो डेंटिफ्राइज और मेडिकेटेड डेंटिफ्राइज में फ़र्क होता है। अब यहाँ पर अगर हम डेंटल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर एंटी कैरीज एजेंट की हम बात करेंगे, पॉलिशिंग एजेंट होते हैं, माउथ वॉशेज हो गए, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट हो गए, ओरल एस्ट्रिंजेंट, ओरल एंटीसेप्टिक, सीमेंट्स एंड फिलर्स, ये सब चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं डिटेल में। डिसेंसिटाइजिंग एजेंट यहाँ पर एक वर्ड आया है, इसे भी मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। यहाँ पर डिसेंसिटाइजिंग एजेंट मतलब सेंसिटाइजिंग से हम क्या समझ पा रहे हैं, सेंसिटिविटी आ रही है, सेंसिटिविटी वर्ड आ रहा है। टीथ के अंदर हीट की वजह से, गर्माहट की वजह से, ठंडक की वजह से, अगर आप आइसक्रीम खाते हो तो आपने देखा होगा कई बार आपके दांत के अंदर सेंसिटिव हो जाते हैं काफ़ी, तो उससे झंझनाहट हो सकती है। तो यहाँ पर हीट या कोल्ड की वजह से अगर सेंसिटिविटी हो रही है टीथ के अंदर, उससे कम करने के लिए जो एजेंट्स यूज़ करे जाते हैं उन एजेंट्स को हम डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं। और अब हम यहाँ पर बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट की, सोडियम फ्लोराइड की और जिंक यूगिनल सीमेंट की। अब मैंने आपको जैसे पहले बताया था इनका फॉर्मेट क्या होता है। पहले हम सोर्स की बात करते हैं, उसके बाद प्रिपरेशन की जो रिएक्शन होती है, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे और लास्ट में हम यूजेस देखने वाले हैं। वैसे ही सोडियम फ्लोराइड की बात है। सोडियम फ्लोराइड का पहले हम प्रिपरेशन देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके बाद स्टोरेज और यूजेस की हम बात करते हैं। अब लास्ट में इस वर्ड को मैं हाईलाइट करता हूँ यहाँ पर, जिंक यूजिनल सीमेंट। जिंक यूजिनल सीमेंट क्या है? सीमेंट से आप क्या समझ पा रहे हो, ये एक तरह का डेंटल सीमेंट है। डेंटल सीमेंट क्या होता है? डेंटल सीमेंट टेम्परेरी कवर कर लेता है, प्रोटेक्ट करता है एरिया को, जो ऑपरेशन के दौरान अगर आप कोई डेंटल सर्जरी करवाते हो तो सीमेंटिंग मटेरियल जो यूज़ करते हैं पेस्ट की फॉर्म में, जिससे वो हार्ड हो जाता है कुछ टाइम के बाद और एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता है। और इसके अंदर जिंक ऑक्साइड एक बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल के रूप में काम आता है। जब हम जिंक ऑक्साइड को जिंक क्लोराइड के साथ सोल्यूशन में मिक्स करते हैं तो एक मास बनता है जो हार्ड हो जाता है एक शॉर्ट टाइम में, उसे ही हम डेंटल सीमेंट्स बोलते हैं। अब जिंक यूजिनल सीमेंट की कॉम्पोजिशन क्या है? 10:1 की हम बात करते हैं। 10 में आता है आपका पाउडर और 1 में आता है आपका लिक्विड। तो अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये है 10:1। 1 में क्या है आपका लिक्विड आता है, लिक्विड आता है, और 10 रेशियो के अंदर यहाँ पर आपके पाउडर्स आएंगे। अलग अलग तरह के पाउडर्स यहाँ पर मिक्स करते हैं हम, जिससे हमारा जिंक यूजिनल सीमेंट बनता है। जिंक एसिटाइट हो गया, जिंक स्टीरेट हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये पाउडर्स में आते हैं। लिक्विड के अंदर यूजिनल होता है जो कि मैक्सिमम अमाउंट के अंदर होता है 85 ml। कॉटन सीड ऑयल हम यूज़ करते हैं 15 ml की क्वांटिटी के अंदर, इससे हमारा जिंक यूजिनल सीमेंट बनता है। उसके बाद हमारी यहाँ पर सेकंड यूनिट कंप्लीट होती है और हम आते हैं थर्ड यूनिट पर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल से हम क्या समझ पा रहे हैं? गैस्ट्रो मतलब हमारे पेट से रिलेटेड है, इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइन। अब यहाँ पर कौन से एजेंट्स यूज़ होते हैं? एसिडिफायर्स हो गए, एंटा एसिड्स हो गए, एसिडिफायर एंटा एसिड्स, कैथार्टिक्स हो गए, एंटी माइक्रोबियल्स हो गए। इन चारों एजेंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। एसिडिफायर्स में हम पढ़ेंगे अमोनियम क्लोराइड और डाइल्यूट HCl। एंटा एसिड्स में हम पढ़ेंगे कि आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कम्बिनेशन ऑफ एंटा एसिड्स के होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, एस्टेरिक यहाँ पर है तो इसका हम एस से भी हमें डिफाइन करना होगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर। कैथार्टिक्स में हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, काउलिन एंड बेंटोनाइट। एंटी माइक्रोबियल मैकेनिज्म है, क्लासिफिकेशन है, पोटेशियम परमैंगनेट है, बोरिक एसिड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरीनेटेड लाइम, आयोडीन एंड इट्स प्रिपरेशन। अब ये तो चीज़ें हो जाएंगी, मैंने आपको बताया था कि इनका फॉर्मेट क्या होगा, लेकिन एसिडिफायर, एंटा एसिड्स, कैथार्टिक्स, एंटी माइक्रोबियल्स ये हैं क्या? पहले बात करते हैं एसिडिफायर्स की। अब एसिडिफायर को डिफाइन करना काफ़ी आसान है। एसिडिफायर से आप कुछ इस तरीके से समझो, हम एसिड समझ पा रहे हैं, एसिड यहाँ पर वर्ड आ रहा है, और हमें ये भी पता है कि ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल है। ये क्या काम करता है कि ये पीएच को डिक्रीज़ करता है पेट के अंदर। तुम्हारा जो स्टमक होता है उसके अंदर पीएच को डिक्रीज़ करता है। कैसे डिक्रीज़ करता है? एसिड की अमाउंट बढ़ा देता है, लेवल बढ़ा देता है। कौन से एसिड का? गैस्ट्रिक एसिड का। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो जब हम एसिडिफायर्स को यूज़ करते हैं, चाहे हम बात करें अमोनियम क्लोराइड की या डाइल्यूट HCl की, अगर हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं अमोनियम क्लोराइड को, तो ये गैस्ट्रिक एसिड का स्टमक के अंदर लेवल बढ़ा देगा, जिसकी मदद से जो हमारा स्टमक का पीएच है वो कम हो जाता है। ये मैंने गैस्ट्रिक एसिडिफायर की बात करी। एसिडिफायर कई तरह के आते हैं। यूरिनरी एसिडिफायर होता है जो यूरिन के पीएच को कंट्रोल करता है। सिस्टमिक एसिडिफायर आता है जो पूरे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके पीएच को कंट्रोल करता है। और इसके अंदर एक कंडीशन आती है, मेडिकल कंडीशन की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। एसिडिफायर्स की जब हम बात करते हैं तो इस पॉइंट को आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट समझें
कि ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आ जाता है। एक कंडीशन होती है एक्लोरहाइड्रिया या फिर हाइपोक्लोरहाइड्रिया। हाइपोक्लोरहाइड्रिया, अब ये एक डिसीज़ है। इस डिसीज़ के अंदर जो हमारे स्टमक से गैस्ट्रिक सिक्रीशन होती है, उसमें प्रोडक्शन होती है जो HCl की, वो कम हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो हम इस डिसीज़ को ट्रीट कर सकते हैं कैसे? एक डाइल्यूट HCl दे दें अगर हम एडमिनिस्टर कर दें 10% वेट बाय वेट में, तो उससे एक्लोरहाइड्रिया जैसी कंडीशंस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में हम पढ़ेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, एसे और यूजेस हम बात करेंगे। एसे इसके अंदर नहीं आएगा, एसे अमोनियम क्लोराइड का ही हम पढ़ेंगे क्योंकि इसमें एस्टेरिक यहाँ पर मार्क नहीं है। उसके बाद बात करते हैं एंटासिड्स की। अब एंटासिड्स क्या होते हैं? एंटासिड सब्सटेंस होते हैं जो गैस्ट्रिक एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं। अब अगर इसके अंदर हम आइडियल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो क्या हो सकता है? रैपिडली अपना इफेक्ट शो करे, इसकी बफर की जो pH की रेंज हो वो 4 to 6 के बीच में हो, पेप्सिन को इनहिबिट करे, ये सारी इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब एंटासिड्स का मैकेनिज्म क्या होता है, कम्बिनेशन के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स यहाँ पर आप देख सकते हो। अब इसके अंदर बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो कैथार्टिक्स क्या होते हैं? कैथार्टिक्स एक ऐसे ड्रग होते हैं जिनके अंदर लेग्जेटिव या फिर पर्गेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब कैथार्टिक्स के अंदर भी मैकेनिज्म एक्शन की हम बात करेंगे। इसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, काउलिन और बेंटोनेट की हम बात करते हैं। उसके बाद आते हैं एंटी माइक्रोबियल्स। अब एंटी माइक्रोबियल्स को पढ़ना, एंटी माइक्रोबियल्स को समझना काफ़ी आसान है। काफ़ी सारे बच्चों को एंटी माइक्रोबियल्स पता भी होगा कि होते क्या हैं। एंटी माइक्रोबियल्स को आप कुछ इस तरीके से समझो कि एंटी माइक्रोबियल, माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब का इन्फेक्शन होता है, तो माइक्रोब के इन्फेक्शन को जो प्रिवेंट करें वो होते हैं एंटी माइक्रोबियल्स। इनके मैकेनिज्म, क्लासिफिकेशन और कुछ ड्रग्स, और उसके बाद कुछ कंपाउंड जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, बोरिक एसिड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्लोरीनेटेड लाइम, आयोडीन और इनकी प्रिपरेशंस, ये सब हम पढ़ेंगे एंटी माइक्रोबियल्स के अंदर। अब बात करते हैं हमारी 4th यूनिट के बारे में। 4th यूनिट के अंदर मिसलेनियस कंपाउंड्स हैं सारे, जिसमें आपके एक्सपेक्टोरेंट्स, इमेटिक्स, हिमेटेनिक्स, पॉइजन एंड एंटीडोट और एस्ट्रिंजेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। पोटेशियम आयोडाइड, अमोनियम क्लोराइड, ये सारे कंपाउंड्स हो गए। इनके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा डिटेल के अंदर बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना समझ सकते हो कि एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं, इमेटिक्स क्या होते हैं, हिमेटेनिक्स क्या होते हैं, पॉइजन, एंटीडोट और एस्ट्रिंजेंट्स। अगर इनके बारे में हमें थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ जाए तो यूनिट 4 हमारी क्लियर हो जाती है। अब एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं? ऐसे ड्रग्स जो स्प्यूटम को रिमूव करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। अब ये थोड़ा सा फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, लेकिन एक्सपेक्टोरेंट को आप कुछ इस तरीके से समझो कि जो हमारे खांसी के अंदर जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं, खांसी में हमारा क्या होता है, एक बलगम आती है, तो जो उसको रिमूव करने में हेल्प करता है वो ड्रग्स हम एक्सपेक्टोरेंट्स बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास इमेटिक्स। अब इमेटिक्स क्या होते हैं? जो वोमिटिंग इंड्यूस करवाते हैं, मतलब वोमिटिंग करवाते हैं। इन ड्रग्स को कंज्यूम करने से जो आपके पेट के अंदर जो भी खाना होता है वो बड़े ही फोर्सफुली तरीके से आपके मुंह से बाहर आ जाता है। इसमें हम कॉपर सल्फेट को पढ़ेंगे और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को पढ़ेंगे। ये वो कंपाउंड है जो एज ए इमेटिक काम करते हैं। उसके बाद आप ये वर्ड सुन रहे हो, हिमेटेनिक्स। हिमेटेनिक्स क्या होते हैं? एक न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक तरह के, जिनकी मदद से हमारे ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है। तो उसमें फेरस सल्फेट और फेरस ग्लूकोनेट हम पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं पॉइजन और एंटीडोट। पॉइजन आप सबको पता है, हम जहर की बात करते हैं यहाँ पर। एंटीडोट क्या हो गए? जो कंट्रोल करते हैं पॉइजन के इफेक्ट को, ये एंटीडोट होते हैं। उसमें लास्ट वर्ड आता है एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट बेसिकली वो एजेंट होते हैं जो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करवाते हैं। इसमें जिंक सल्फेट और पोटैश एलम आता है। इन्हें हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे लेक्चर्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास लास्ट यूनिट आती है यूनिट 5, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी को कैसे मेजर करना है। 3 तरह की रेडिएशंस की बात करेंगे, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन और गामा रेडिएशंस। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये 3 रेडिएशंस हैं। अब अल्फा, बीटा, गामा में डिफरेंस बेसिकली क्या होता है? अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर अल्फा की पेनिट्रेशन सबसे कम होती है, बीटा की पेनिट्रेशन मॉडरेट होती है और गामा की पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। बेसिक डिफरेंस ये है, लेकिन हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे डिटेल के अंदर लेक्चर्स में। उसके बाद हम बात करते हैं हाफ लाइफ की, रेडियो आइसोटोप्स की। अब सबसे पहले देखो कि हाफ लाइफ क्या होता है। हाफ लाइफ को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, जब लाइफ हाफ हो जाती है। किसकी लाइफ हाफ हो जाती है? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की। हाफ लाइफ एक टाइम ड्यूरेशन है जब हमारा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई आधा 50% डिसइंटीग्रेट हो जाता है, उस टाइम को हम हाफ लाइफ बोलते हैं। उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे स्टडी ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। इसमें हम सोडियम आयोडाइड I-131, स्टोरेज कंडीशन, प्रिकॉशंस और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपकी यूनिट 5 भी कंप्लीट होती है। हमने डिस्कस करी हैं 5 यूनिट्स,
यूनिट 1 में हमने इम्प्योरिटीज़ के बारे में बात करा। यूनिट 2 के अंदर हमने एसिड बेस बफर्स के बारे में बात करी, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स और डेंटल प्रोडक्ट्स। यूनिट 3 थी आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट, जिसमें हमने एसिडिफायर को डिफाइन करा, एंटी एसिड्स, कैथार्टिक्स और एंटी माइक्रोबियल्स को। यूनिट 4 के अंदर हमने कंपाउंड्स देखे, एक्सपेक्टोरेंट्स, इमेटिक, हेमेनेटिक्स, हिमेटेनिक्स, पॉइजन एंड एंटीडोट और एस्ट्रिंजेंट। और यूनिट 5 है सारी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। अब अगर मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट यूनिट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेंशन कर देता हूँ, उससे आप अपने सिलेबस के अंदर नोट डाउन कर लें। पहले हम इंपॉर्टेंट यूनिट्स की बात करते हैं। यूनिट के अंदर सबसे पहले आप मार्क कर सकते हो यूनिट 2 को। यूनिट 2 इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि ये बड़ी यूनिट भी है और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हो तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स अंडररेटेड यूनिट है। काफ़ी बच्चों को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट यूनिट है। और उसके बाद जो आपकी यूनिट 3 और यूनिट 4 है, इसमें सारे ज़्यादातर कंपाउंड्स हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे नहीं कह सकता कि 4th और 3rd ये इक्वल मान सकते हो आप, दोनों में से ऑप्शन चांसेस होते हैं। यूनिट 1 को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो क्योंकि कुछ क्वेश्चंस लिमिट टेस्ट के ऊपर से आ जाते हैं। तो ये हैं इंपॉर्टेंट यूनिट्स। यूनिट 3rd 4th को मैं मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अब आप उन्हें मार्क कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, पहला टॉपिक आप देख सकते हो सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। ये काफ़ी आसान टॉपिक है, लेकिन इस पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। उसके बाद हम बात करेंगे लिमिट टेस्ट के बारे में, क्लोराइड, सल्फेट, आयरन और मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट। 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब एसिड बेस की बात करते हैं तो बफर इक्वेशन पे क्वेश्चन बनता है। उसके बाद अगर आप मार्क करना चाहते हो तो यहाँ पर कैलकुलेशंस एंड मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयन इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डेंटल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है और जिंक यूगेनल सीमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लें। एसिडिफायर, एंटी एसिड्स, कैथार्टिक्स, एंटी माइक्रोबियल्स में से कैथार्टिक्स इंपॉर्टेंट है और आपका जो एंटी एसिड्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। यूनिट 4 में से ऐसा कोई स्पेशल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप मार्क करना चाहते हो तो एक्सपेक्टोरेंट को मार्क करो पॉइजन एंड एंटीडोट के अंदर। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और मेंशन कर देता हूँ कि जो पॉइजन एंड एंटीडोट है, इसके अंदर से आपका एक क्वेश्चन बनता है जो इसमें गिवन नहीं है, लेकिन कॉलेज यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। ये होता है साइनाइड पॉइजनिंग का। डिफाइन करो साइनाइड पॉइजनिंग होती क्यों है और किसकी वजह से होती है। साइनाइड पॉइजनिंग के ऊपर 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, इसे आप मार्क कर लेना कि साइनाइड पॉइजनिंग पे यहाँ से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद यहाँ पर हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी, मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद स्टडी ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, यहाँ पर सोडियम आयोडाइड की हम बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सब आपकी जनरल चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर आपकी 5 यूनिट कंप्लीट होती हैं। ये वीडियो यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है। यहाँ पे आपके चारों सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियो आ चुकी है, सिलेबस हमने डिस्कस कर चुके हैं, HAP, फार्मास्यूटिक्स, एनालिसिस और ये लास्ट थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिलेबस हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हम यहाँ पर टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे अगली वीडियोज़ के अंदर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।